फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 करेंगे। बोरिंग कॉस्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और बहुत सिंपल सा भी है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं एएस 16 को। देखिए, ये चीज सबको मालूम है कि जब हम कोई फंड्स अरेंज करते हैं, जैसे लोन लेना, उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रोसेसिंग फीस, कमिटमेंट चार्जेस वगैरह, ये सारे चार्जेस फाइनेंस कॉस्ट बनकर पीएनएल में चार्ज होते हैं। ये सबको मालूम होता है। लेकिन ये एएस 16 हमें बताता है कि अगर आपने असेट्स को बनाने के लिए, ठीक है, असेट्स को बनाने के लिए कोई लोन वगैरह लिया है, उससे रिलेटेड कॉस्ट आप पीएनएल में ना ले जाकर असेट के साथ कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, वो हम इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सीखेंगे। मतलब जो हम असेट की कॉस्ट, जैसे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम सारे खर्चे ऐड करते हैं, जो जो वहां पर अलाउड है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंस, वो सब ऐड करते हैं। तो साथ में अगर आपने इस असेट को बनाने के लिए कोई लोन लिया है, उसमें जो आपके इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा जा रहा है, आप इसको कैपिटलाइज कर सकते हो असेट के साथ। कब कब कर सकते हो, क्या कंडीशन है, वो हम पढ़ेंगे एएस 16 में। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, बोरिंग कॉस्ट क्या क्या हो सकती है, एक दो मैंने आपको बताया। इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं पहले। बोरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ गया, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस। कमिटमेंट चार्जेस आपको पता है क्या होते हैं? जैसे ना एक लिमिट होती है बैंक में, कि हमने सीसी की लिमिट बोलते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट ले ली, हमने कहा कि हम 5 करोड़ रुपए आपसे अवेल करेंगे। ठीक है, बट आप अगर वो उतना बैलेंस अवेल नहीं करते, उससे कम अवेल करते हो, तो जितना भी आपने कम अवेल किया, उस पर बैंक आपको कमिटमेंट चार्ज लगाएगा कि आपने अवेल क्यों नहीं किया। क्योंकि बैंक ने सोच रखा था कि उसका बिजनेस हो गया, उसका टारगेट मीट हो गया कि 5 करोड़ रुपए इस बंदे को जाएंगे, लेकिन आपने तो केवल 1 करोड़ रुपए लेके रखे, तो 4 करोड़ आपने कमिट कर कर भी नहीं दिए, तो इस वजह से आपका कमिटमेंट चार्ज लगता है। मतलब जितने लिए उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा, जितने नहीं लिए उस पर कमिटमेंट चार्ज लगता है। ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम ऑन बोरिंग्स, ठीक है, जैसे डिबेंचर्स अगर हमारे को प्रीमियम पर रिडीम करने हैं तो उससे रिलेटेड कॉस्ट। फाइनेंस चार्जेस ऑन फाइनेंस लीज, अगर बाहर से लोन ले रखा है तो एक्सचेंज डिफरेंसेस, जो प्रिंसिपल आप पे करोगे और एक्सचेंज डिफरेंस अगर बढ़ गया तो वो नुकसान। ठीक है, फंड्स शुड नॉट बी रेज थ्रू इक्विटी शेयर कैपिटल। हम यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट की बात कर रहे हैं, ओनर्स के पैसे की नहीं। इसलिए अगर इक्विटी शेयर कैपिटल है, या फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है, या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जिसको हम इक्विटी में दिखाते हैं, वो सारी चीजें कभी भी बोरिंग का पार्ट नहीं होती। वो तो ओनर्स का पैसा है, इस वजह से वो बोरिंग कॉस्ट, जो इनको डिविडेंड वगैरह दे रहे हो, वो बोरिंग कॉस्ट नहीं बनता। आई बात समझ में? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दे रहे हो आप, डिविडेंड, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल हो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, रिटेन्ड अर्निंग्स हो, दे आर नॉट पार्ट ऑफ बोरिंग्स। ठीक है, इस वजह से इनको जो भी जा रहा है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ बोरिंग कॉस्ट। समझ में आई बात? लेकिन किस किस पर हो सकता है आपको अलाउ, तो उसके लिए बोलता है क्वालिफाइंग असेट पर। ठीक है, जो भी खर्चा हो रहा है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। क्वालिफाइंग असेट होती क्या है उसको पढ़ते हैं। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल असेट, जरूरी नहीं है वो टेंजिबल हो, वो इंटेंजिबल भी हो सकती है। देखिए, एमसीक्यू आ सकता है इसका। इट कैन बी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट दैट टेक्स सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल। जिसको सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता हो तैयार होने में। इसका मतलब, अगर कोई रेडी टू यूज चीज आप खरीद कर लाए हो, कोई मशीन आप लेकर आए, कोई आप व्हीकल लेकर आए, रेडी टू यूज अगर आप कोई असेट लेके आए, ठीक है, सामने वाले को टाइम लगा होगा उसको बनाने में, ठीक है, लेकिन हम जब लाए तब तो बनी बनाई थी। उसको बनाने, उसको खरीदने के लिए आपने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट दे रहे हो, वो बोरिंग, वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो तो जब आई तब रेडी टू यूज थी। इट शुड टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, उसको बनाने में, प्रिपेयर करने में टाइम लगना चाहिए। समझ में आई बात? बनी बनाई चीज पर अगर आप लोन ले रहे हो तो वो कैपिटलाइज नहीं होगा। ठीक है, एमसीक्यू आ सकता है इसका भी। टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज या सेल। अब ये सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम की क्या डेफिनेशन है? 6 महीने, साल भर, 2 साल, कितना माने? तो एएस कहता है कि जनरली 1 साल को हम सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानेंगे, लेकिन ये सरकमस्टांसेस पर डिपेंड करता है। अगर आपको ज्यादा लेना है या कम लेना है तो आप अपना डिस्क्लोजर दे दो और रीजन बता दो कि क्यों इसको आप सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम मानकर चल रहे हो। आई बात समझ में? अदरवाइज एएस कितना मान के चलेगा? एएस मान के चलेगा 12 महीने। ठीक है, असेट रेडी फॉर यूज, इसलिए मैंने यहां पर देखिए लिख रखा है, असेट रेडी फॉर यूज व्हेन एक्वायर्ड आर नॉट क्वालिफाइंग असेट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज आर क्वालिफाइंग असेट बट नॉट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज,
जो प्रॉपर्टीज है वो तो क्वालिफाइंग एसेट है, लेकिन आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करी है, केवल पैसे लगाए, तो पैसे लगाना कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, उसकी डेफिनेशन में ये नहीं आता। अब सबसे पहले डिस्कस करते हैं फॉरेन एक्सचेंज लोन। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज लोन लेते हैं, कहने का मतलब हमने बाहर से लोन लिया, ठीक है, इंडियन रुपीज में लोन नहीं लिया, तो आपको एक की जगह दो खर्चे बियर करने पड़ेंगे। ठीक है, वो खर्चा सस्ता आपको पड़ रहा था इसीलिए आपने फॉरेन से लोन लिया, इंटरेस्ट कम पड़ रहा होता है इसलिए जनरली लोग लेते हैं, लेकिन इसमें एक और खर्चा जुड़ गया। एक तो इंटरेस्ट दे ही रहे हो आप, वो तो इंडिया में भी देते, लेकिन दूसरा एक और नुकसान आपको खर्चा क्या उठाना पड़ेगा, जो फॉरेन एक्सचेंज के डिफरेंस हुआ करेगा। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है रोज, तो जब आप उसकी पेमेंट कर रहे होंगे, जो भी इंस्टॉलमेंट की डेट होगी आपकी एग्रीमेंट के हिसाब से, अगर तब रेट बढ़ गया तो आपको वो नुकसान भी उठाना पड़ेगा। तो एक तो इंटरेस्ट देना है, साथ में फॉरेन एक्सचेंज का डिफरेंस, तो वो कितना एएस अलाउ करता है कैपिटलाइज करना वो समझते हैं। देखिए, इंटरेस्ट के लिए तो जो भी आपका एक्चुअल इंटरेस्ट आप दे रहे हो फॉरेन करेंसी बोरोइंग में, पूरा अलाउड है कैपिटलाइज करना। ठीक है, एक्चुअल इंटरेस्ट जितना जा रहा है वो पूरा कैपिटलाइज आप कर सकते हो। प्रिंसिपल के लिए आप कितना कैपिटलाइज कर सकते हो, लोअर ऑफ, किस चीज का लोअर, जो आपको एक्चुअल में लॉस लगा, पहले एक्चुअल लॉस लिख लो, एंड दूसरा क्या कंपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरोइंग। अगर आपने यहां पर बोरो किया होता तो आप कितना इंटरेस्ट दे रहे होते, और आप एक्चुअल में वहां पर कितना दे रहे हो, वो आपने यहां पर निकाला ही है ना, यहां पर, तो वहां पर कितना इंटरेस्ट जा रहा है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो वो डिफरेंस एंड एक्चुअल एक्सचेंज लॉस जो भी कम होगा वो अलाउ होगा प्रिंसिपल के लिए कैपिटलाइज करना। कहने का मतलब क्या हुआ, आप दो चीज कैपिटलाइज कर सकते हो, एक तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो वो पूरा कैपिटलाइज कर दो आंख बंद करके असेट के साथ, दूसरा कह रहा है मेरा तो नुकसान प्रिंसिपल पे भी लग रहा है, कह रहा है अच्छा प्रिंसिपल पर आप दो चीजें निकालो, आप पहले नुकसान बताओ कितना हो रहा है, और इंटरेस्ट अगर आप यहां लोन लेते तो कितना इंटरेस्ट देते और वहां लोन ले रहे हो कितना इंटरेस्ट दे रहे हो, इन दोनों का डिफरेंस करके देख लो, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका प्रिंसिपल का नुकसान। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लोन ऑफ $10,000 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम टेकन ऑन 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 को हमने $10,000 का लोन लिया 5% पर। ठीक है, इट कुड हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंडियन मार्केट एट द रेट ऑफ 11%। इंडियन मार्केट में भी आप इसको बोरो कर सकते थे लेकिन 11% देना पड़ता, इसी वजह से हमने बाहर से लिया। एक्सचेंज रेट 1 अप्रैल को था 45 रुपए पर डॉलर और 31 मार्च 2024 को 48 रुपए पर डॉलर, 48 रुपीज पर डॉलर हो गया, 3 रुपए बढ़ गया एक साल में। ठीक है, अब आपको पूछता है AS 16 के हिसाब से कितना अलाउड है कैपिटलाइज करना असेट के साथ। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट निकाल लो। जब आप साल के एंड में इंटरेस्ट दे रहे होंगे, देखिए $10,000 आपने लिए थे, 5% उस पर इंटरेस्ट है, तो 5% ऑफ 10,000 होता है $500। एक एक डॉलर साल के एंड में कितने का है, 48 का, तो आपको कितने का खर्चा पड़ गया इंटरेस्ट, 24,000 का। समझ में आई बात, इंटरेस्ट की पेमेंट क्वेश्चन नहीं बता रहा तो साल के एंड में ही हो रही होगी, बीच में नहीं हो रही होगी, और बीच का कोई रेट भी नहीं पता आपको, तो 48 के हिसाब से आप पेमेंट करोगे, 24,000 रुपए आपके लग जाएंगे इंटरेस्ट में। ये तो इंटरेस्ट का हो गया। अब प्रिंसिपल का लॉस देखते हैं कितना होगा। एक्सचेंज लॉस ऑन प्रिंसिपल, आपने कितने का लोन लिया था, हमने लिया था $10,000 का, $10,000 का लिया था, अब रेट चल रहा है 48, पहले रेट था 45, तो आपको पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी, 30,000 रुपए का आपका नुकसान हो गया एक्स्ट्रा। समझ में आई बात भाई, सामने वाले को $10,000 लिए थे, उससे उतने ही वापस करने, उसको क्या मतलब, उससे आपने $10,000 लिए थे, 10,000 ही वापस कर रहे हो, लेकिन जब 10,000 लिए थे तब डॉलर का रेट था 45, तो आपने 45 4.5 लाख रुपए यूज कर पाए, उसके कन्वर्ट करके इंडिया में 4.5 लाख रुपए यूज कर पाए। जब देने की बारी आई तो 480 जाएंगे, क्योंकि अब रेट, अब जब मार्केट से डॉलर लेंगे हम तो 48 का पड़ रहा होगा, 30,000 का नुकसान है ना। तो ये तो एक्चुअल नुकसान है प्रिंसिपल पर। अब कहते हैं आप कंपेयर करो दोनों का इंटरेस्ट, अगर इंडिया में लेते और बाहर लिया। इंडिया में अगर हम लेते, इंटरेस्ट कितना लगता है लोकल करेंसी बोरिंग पे, पहले तो हम लेते कितना, हमें कितने पैसे की जरूरत थी, 4.5 लाख, क्योंकि $10,000 हमने किस दिन लिया है, 1 अप्रैल को, उस दिन मार्केट में रेट क्या था 45, तो हमारे पास पैसे कितने आए होंगे, 4.5 लाख। ठीक है, तो 4.5 लाख रुपए का अगर हम 4.5 लाख रुपए इंडिया से उठाते तो 11% इंटरेस्ट जाता, 4.5 लाख इंटू 11%, 49,500 रुपीज। ठीक है, 49,500
अब देखिए बोरिंग कॉस्ट, इंटरेस्ट तो 24,000 लिख दिया एक्चुअल, बोरिंग कॉस्ट प्रिंसिपल के लिए लोअर ऑफ, एक्सचेंज लॉस कितना है अपना एक्चुअल में 30,000, दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस कर लो, यहां लेते 49,500, बाहर लिया केवल 24,000 गया, दोनों का डिफरेंस कितना है 25,500, तो 30,000 और 25,500 कौन सा कम है 25,500, तो प्रिंसिपल के लिए 25,500 रुपए कैपिटलाइज करना अलाउड है, बाकी का क्या करें, जा तो 30,000 रुपए, नुकसान तो 30,000 रुपए का हुआ है, बाकी पीएनएल में लेके जाओ। आई बात समझ में, तो जो 4500 रुपए प्रिंसिपल पे नुकसान हो रहा है आपका वो पीएनएल में जाएगा। क्लियर हुई ये वाली बात आपको, फिर बता देता हूं, देखिए क्वेश्चन आ सकता है, पूरा एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन ही आएगा, फिर आएगा तो हम जब भी कोई फॉरेन करेंसी लोन लेते हैं तो आपको दो तरीके के खर्चे होते हैं, एक इंटरेस्ट का और एक प्रिंसिपल का। इंटरेस्ट का खर्चा आंख बंद करके जितना भी हो रहा है सब कैपिटलाइज करना अलाउड है एएस 16 में, ठीक है। बात करते हैं प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल के लिए कहता है कि रुको पहले बताओ लॉस कितना हुआ है, बता दिया, फिर कहता है दोनों इंटरेस्ट को कंपेयर कर लो, जो कम हो वो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एक्चुअल लॉस, तो वो कर लेते हैं हम कंपेयर, ठीक है। कहाँ कंफ्यूजन आती है स्टूडेंट्स को, ये आती है जब आप इंटरेस्ट ऑन लोकल करेंसी बोरिंग लगा रहे होते हो, 45 की जगह वो गलती से 48 ले लेते हैं, ये गलत है, क्योंकि आपको कहता है कि अगर आपने यही पैसा इंडिया से उठाया होता, हमने पैसा उठाया कब है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को तो मार्केट में रेट 45 चल रहा था, हमें इसका मतलब माइंड में 4.5 लाख रुपए की जरूरत थी, यही सोच के तो हमने उठाए थे, भविष्य का थोड़ी पता था कि 48 होगा रेट, तो 48 कैसे लिख सकते हो आप, हमने जिस दिन लोन लिया उस दिन 45 रुपए रेट चल रहा था, इसलिए 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख 11% पर अगर हम इंडिया से उठाते तो 49,500 रुपीज हमें इंटरेस्ट लगता, बाहर केवल 24,000 लग रहा है, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे हम और फिर उसको एक्चुअल एक्सचेंज लॉस से कंपेयर करेंगे, ठीक है, जो भी कम होगा वो प्रिंसिपल के लिए कैपिटलाइज करना अलाउड है, तो हम कितना कैपिटलाइज करेंगे 24,000 इंटरेस्ट और 25,500 ये 49,500। क्लियर हुई बात। आइए अब हम आगे बाकी बोरिंग्स की बात करते हैं, ये तो हो गई फॉरेन करेंसी बोरिंग। अब बोरिंग्स दो तरीके की होती है, एक हो गई स्पेसिफिक बोरिंग जो बड़ी सिंपल होगी, दूसरी हो गई जनरल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग मतलब उसी असेट के लिए, जो असेट हम बनवा रहे थे अपने यहाँ उसी असेट के लिए, अच्छा असेट में क्या इन्वेंट्री इंक्लूडेड है, हाँ अगर इन्वेंट्री भी आपकी सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम ले रही हो तो इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग असेट होगी, ये नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो सारे नॉन करंट असेट ही होने चाहिए, इन्वेंट्री कैन ऑल्सो बी अ क्वालिफाइंग असेट, ठीक है। स्पेसिफिक बोरिंग्स अगर आपने करी है उसी असेट को परचेस करने के लिए, उसी असेट को बनाने के लिए, सॉरी उसी असेट को बनाने के लिए अगर आपने कोई लोन लिया है तो वो हो गई स्पेसिफिक बोरिंग, उसका तो जितना भी इंटरेस्ट वगैरह जा रहा है सब कैपिटलाइज हो जाएगा। हाँ लेकिन एक चीज जरूर बताता है, अगर आपने उनके फंड्स को कहीं टेम्पररी पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो फिर उस पर जो इनकम हो रही है वो माइनस कर देना, बाद में फिर अमाउंट को कैपिटलाइज करना। मतलब क्या हुआ, जैसे आपने लोन लिया बैंक से 50 लाख रुपए का, अब जरूरी नहीं है असेट को बनाने के लिए एकदम से 50 लाख रुपए आपको वेंडर को देने पड़े कि लो बनाओ, धीरे धीरे करके भी दे सकते हो आप, है ना। पहले 20 लाख की का ट्रेंड जा रहा है, फिर 5 लाख जा रहे हैं, जैसे जैसे सामान आ रहा है उस असेट को बनाने के लिए वैसे वैसे खर्चा हो रहा है। तो बचे हुए पैसे आप, जरूरी तो नहीं है कि करंट अकाउंट में रखो, आप अच्छी जगह सोच के एफडी वगैरह बनवा सकते हो एक आध महीने की, कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिले तो उन फंड्स को इन्वेस्ट करके कोई आपने इंटरेस्ट कमाया तो वो पहले माइनस कर लेना, तब इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना। समझ में आई बात भाई, एक तो आपको ये खर्चों में ले जाने के लिए मना कर रहा है इंटरेस्ट, दूसरी तरफ आप इनकम लेके जा रहे हो, गलत हो जाएगा ना, इसलिए नेट ऑफ कर कर ही हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। आई बात समझ में। जनरल बोरिंग्स, अब जनरल बोरिंग्स पे थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। क्या जनरल बोरिंग्स मतलब क्या हुआ कि हम किसी ऐसे नाम नहीं रख रखा लोन के लिए कि हमें तो उसी के लिए लोन लेना है, हमने जनरली 2-3 लोन ले रखे या उससे ज्यादा ले रखे और हम असेट्स पे भी उसमें पैसा लगाएंगे और भी चीजों के लिए, वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए भी हमें पैसे की जरूरत थी, उसके लिए लिया है, ठीक है। मतलब कलेक्टिवली लोन ले लिया, ऐसे कोई नाम नहीं रखा कि ये डिबेंचर क्यों इशू कर रहे हैं, बस उसी पर्पस के लिए कर रहे हैं, नहीं, हमारे बहुत सारे काम है वो निकालने के लिए हमने बोरिंग कर रखी है, तो वो क्या कहलाएगी जनरल बोरिंग्स। तो जनरल बोरिंग्स को कैसे कैपिटलाइज करेंगे, तो हमें प्रोपोर्शनेट लेना पड़ेगा कि आपने उस जनरल बोरिंग्स में कितना पैसा असेट के लिए लगा रखा है, ठीक है। तो उसको बोला जाता है कि कैपिटलाइजेशन रेट निकालो, ठीक है। क्या निकालो, कैपिटलाइजेशन का रेट निकालो। वो कैसे निकलता है,
आपने कितना इंटरेस्ट पे करा सारी बोरिंग्स पे, डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स। ठीक है, बोरिंग्स का वेटेड एवरेज निकालो। वेटेड एवरेज क्यों भाई, कोई बोरिंग साल के शुरू में है, कोई बीच में ली, कोई एंड में ली, तो वेटेड एवरेज तो निकालना पड़ेगा। ऐसे ही तो इंटरेस्ट भी वेटेड एवरेज ही निकलता है ना, वो तो वैसे ही निकलता है, आप नहीं भी बोलो तो भी। अगर कोई लोन आपने 1 अप्रैल को ले रखा है साल के एंड तक, तो पूरे साल का इंटरेस्ट दोगे। कोई लोन आपने बीच में लिया है तो उस पर बीच में इंटरेस्ट दोगे। कोई बिल्कुल साल के एंड में 1 महीने पहले ही लिया है, उस पर 1 महीने का इंटरेस्ट दोगे। तो इंटरेस्ट तो अपने आप में ही कैपिट वो होगा, वेटेड होगा। तो कैपिटलाइजेशन हम रेट कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट अपॉन वेटेड एवरेज बोरिंग्स, रेट आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितना खर्चा हो रहा है असेट पर। ठीक है, आपको एक एवरेज रेट मिल गया ना, फिर मल्टीप्लाई कर दो कि हाँ असेट पर कितना खर्चा हुआ। वो खर्चा भी आपको वेटेड वाला लेना है, क्योंकि वो खर्चा भी जरूरी नहीं आपने साल के शुरू में ही कर दिया हो सारा। ठीक है, बीच में भी कर सकते हो आप, इसलिए वो वेटेड एवरेज हम एक्सपेंडिचर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भी समझते हैं, बड़ा सिंपल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पहले कर ही देख लेते हैं। ठीक है, ये पेपर में हमारे आया था क्वेश्चन। ठीक है, पेपर का क्वेश्चन है, मेसर्स फर्स्ट लिमिटेड बिगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू फैक्ट्री बिल्डिंग on 1st April 2017. It obtained rupees 2 lakh as a special loan to finance the construction of factory building on 1st April 2017 at an interest. यहां तक की बात समझ में आई। कहता है कि उन्होंने एक नई फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को उनकी बिल्डिंग बननी शुरू हुई। उसके लिए उन्होंने 2 लाख तो स्पेशल लोन लिया। स्पेशल मतलब उसी के लिए लिया, फैक्ट्री बिल्डिंग के लिए। 1 अप्रैल को क्या रेट था, 8% पर लिया। फर्दर एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज फाइनेंस थ्रू अदर नॉन स्पेसिफिक लोन्स। बाकी जो पैसा हमने और अरेंज कर रखा है, मतलब जनरल बोरिंग्स कर रखी है, उससे निकाल लिया। कितने खर्चे, कौन कौन से स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक लोन्स थे, वो नॉन स्पेसिफिक लोन्स मतलब जनरल लोन्स ये हैं। 4 लाख का लोन ले रखा है, एक 5 लाख का ले रखा है, एक 3 लाख का ले रखा है, एक 9 पे आया हुआ, एक 12 पे, 14% पर। ये 3 तरीके के उन्होंने लोन उठा रखे हैं। The expenditure that were made on the factory building construction were as follows. खर्चे कितने कितने हुए फैक्ट्री बिल्डिंग पर, 1 अप्रैल 2017 को 3 लाख का खर्चा, 31 मई को 240 का, 1 अगस्त को 4 लाख का, 31 दिसंबर को 360 का। ये 4 उन्होंने खर्चे भी करे। ठीक है, असेट पर तो ऑब्वियसली 2 लाख से तो ज्यादा ही हो रहा है। लोन तो केवल 2 लाख का लिया था स्पेशल लोन, तो बाकी पैसा कहां से निकाला, हमारी जनरल बोरिंग से। द कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड बाय 31 मार्च 2018। साल का अंत होते हुए, ठीक है, ये फैक्ट्री बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई। एज पर द प्रोविजंस ऑफ AS16, आपको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज, कितना इंटरेस्ट कैपिटलाइज करें ये बताओ, और जनरल एंट्री पास करो। ठीक है, बोरिंग कॉस्ट को और जो उसकी बिल्डिंग की एक्चुअल कॉस्ट है उसके लिए। आई बात समझ में, तो आइए इस क्वेश्चन को करना हम शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं। बस ये ध्यान रखना है, सब कुछ हमें वेटेड लेना होता है इसमें, बस इतना ध्यान रखो। कैसे लेना होता है ये देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं इंटरेस्ट कितना है, बोरिंग कॉस्ट ऑन जनरल बोरिंग्स। जो जनरल बोरिंग्स है हमारी, उस पर कितनी बोरिंग कॉस्ट लग रही है वो देखते हैं। 4 लाख पर 9% इंटरेस्ट जा रहा है। सब साल के शुरू से ही चल रहे हैं, इसलिए इसमें डेट नहीं आई। ठीक है, तो 4 लाख इंटू 9% प्लस 5 लाख पर 12% प्लस और क्या है 3 लाख का 14%। ठीक है, ये निकाल लेते हैं। वैसे तो ये कितना 36,000, 60,000 और ये 42,000 है ना। 36,000, 60,000 और 42,000, ये हमारा हो गया 1,38,000। वेटेड एवरेज बोरिंग्स कितनी है, वेटेड एवरेज में जनरल बोरिंग्स लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। जनरल बोरिंग्स, अभी हम बात जनरल की कर रहे हैं। बोरिंग्स कितनी है, वेटेड एवरेज जनरल बोरिंग्स 4 लाख, 5 लाख, 3 लाख। कोई वेट नहीं क्योंकि साल के शुरू से चल रहा है। ठीक है, इंटू 12/12 क्या करूं मैं इसमें, तो 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख। ठीक है, तो ये हो गया
12 लाख का। कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन रेट कैसे निकालेंगे हम? 1,38,000 रुपए खर्चा है हमारा, वेटेड एवरेज इंटरेस्ट अपॉन वेटेड एवरेज बोरिंग्स 12 लाख इंटू 100, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 12 लाख इंटू 100, ये आ रहा है 11.50, 11.5% का कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ है उस असेट पर। वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर 3 लाख का खर्चा आपने साल के शुरू में ही कर दिया, 3 लाख का खर्चा साल के शुरू में ही कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 240 का आपने खर्चा जो करा वो कब करा है? 2,40,000 का खर्चा करा है 31 मई को, तो उस पर जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आनी बियर करेगा, ये पूरे साल की क्यों करे? 2 महीने के लिए तो ये लोन यूज ही नहीं हुआ इस पर्पस के लिए, तो केवल कितने महीने के लिए यूज हुआ? 10 महीने। हमने जो 4 लाख का खर्चा करा वो 1 अगस्त को करा, तो पूरा देखिए क्या समझ में आ रही है बात। मैं अगर आंख बंद करके 3 लाख प्लस 2,40 प्लस 4 लाख प्लस 3,60 कर दूं और कैपिटलाइजेशन से 11.5% से मल्टीप्लाई कर दूं, हो तो कुछ तो आंसर आएगा ही। लेकिन इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि ये सारा खर्चा जो भी ये 3 प्लस 2,40 प्लस 4 लाख प्लस 3,60 है, ये हमने साल के शुरू में ही कर दिया था और सारा इंटरेस्ट इस पर बियर करवा दिया, जबकि ये गलत है। कुछ कुछ खर्चे आपने बहुत बाद में करे हैं, तो पूरा इंटरेस्ट क्यों बियर करे वो? ठीक है, पूरा इंटरेस्ट क्यों बियर करे? पूरा इंटरेस्ट आप क्यों कैपिटलाइज करो साल भर का, जबकि आपने खर्चा करा है बिल्कुल एंड में? पहले आप पैसे कहीं और लगा रखे होंगे आपने। 2,40 प्लस 4 लाख का खर्चा हमने करा है 1 अगस्त को, तो इसका मतलब मई जून जुलाई 8 महीने हो गए। 31 दिसंबर को करा 3,60,000 का खर्चा, तो केवल 3 महीने का खर्च, ठीक है, बियर करेगा ये। तो ये 3 लाख प्लस 2,40 इंटू 10/12, ये आ गया 2 लाख रुपए प्लस 4 लाख इंटू 8/12, ये आ गया 2, ठीक है, प्लस 3,60,000 इंटू 3/12, ये आ गया 90,000, ठीक है। तो 5,90,000 प्लस 2, तो ₹856,667। तो वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हुआ? 8,56,000, ठीक है, मतलब 8,56,667, ये हो गया वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर। अब कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, कितना इंटरेस्ट हम कैपिटलाइज करेंगे वो निकालते हैं। ऑन स्पेसिफिक बोरिंग्स, पहले तो स्पेसिफिक बोरिंग्स जो कर रखी है उसका इंटरेस्ट, उसका तो आंख बंद करके कैपिटलाइज कर ही सकते हैं हम। कितनी करिए स्पेसिफिक बोरिंग? 2 लाख, उस पर इंटरेस्ट कितना दिया? 8%, 2 लाख इंटू 8%, तो ये हो गया 16,000 रुपए ऑन जनरल बोरिंग्स। अब ध्यान से, आप कहते हो टोटल खर्चा हुआ है 856 में से 2 लाख रुपए तो स्पेसिफिक बोरिंग में से निकाला होगा जो आपने स्पेसिफिक बोरिंग्स करी है, तो बचा हुआ खर्चा फिर वो जनरल बोरिंग्स का हुआ होगा। आई बात समझ में? मतलब आपने टोटल खर्चा करा 8,56,000 रुपए, उसमें से स्पेसिफिक बोरिंग कर रखे 2 लाख रुपए, तो वो वहां से निकला, बाकी निकला होगा जनरल बोरिंग्स में से। तो यहां पर आएगा 6,56,067 इंटू कैपिटलाइजेशन रेट क्या था? 11.5%, ठीक है, इंटू 11.5%, तो ये आ गया 7,5,517 लिख देते हैं क्योंकि 6.7 है, ठीक है। तो 16,000 प्लस 7,5,517, ये आ गया 9,1,517,
ठीक है, ₹91,517 का ये खर्चा हम लोग कैपिटलाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, जर्नल एंट्री पास करो कॉस्ट को और बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करने के लिए। देखिए अब इसके दो तरीके चलते हैं। वैसे तो ये सारा आपको पता है कि बिल्डिंग में जाएगा, तो फैक्ट्री बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग भी लिख सकते हो, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अब या तो ये करें कि हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं था तो सीधा टू बैंक कर दे, अदरवाइज आप क्या कहोगे कि ऑलरेडी खर्चे बीच बीच में कर रहे हो, बल्कि ये ज्यादा बेटर है, इसलिए टू बिल्डिंग WIP में पहले खर्चे जा रहे होंगे। भाई देखिए आप समझ में आ रही है, 1 अप्रैल को खर्चा करा 3 लाख का, फिर 31 मई को करा 240 का, तो क्या खर्चे आप कभी बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे थे, पूरे साल भर कर रहे होंगे ना। किस में कर रहे होंगे, WIP में, कि ये असेट अंडर डेवलपमेंट अभी बन रही है, तो इसलिए WIP में जा रहा होगा, वहां से हटा के हम किस में ले जाएंगे, बिल्डिंग में, टू। अब आप कौन से कॉस्ट को लेके जाओगे, बोरिंग कॉस्ट, जो हमारी बोरिंग कॉस्ट है वो। तो बोरिंग कॉस्ट है 91,517, बिल्डिंग WIP कितना खर्चा है टोटल, ठीक है, ये 13 लाख रुपए, 13 लाख का खर्चा हो गया। तो 13,91,517, ठीक है, बी कैपिटलाइजेशन ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट एंड बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट तो क्या है, एज पर AS 60। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो किन बातों का ध्यान रखना हमारे को इस तरीके के क्वेश्चन में, आप जो इंटरेस्ट ले रहे हो, आप एक्चुअल ले रहे हो, लेकिन है तो वो भी वेटेड ही, क्योंकि आपका हाथ ही वैसे चलेगा कि अगर 31 मई को लोन लिया है तो ऑब्वियसली आप 10 महीने का इंटरेस्ट लगाओगे उस पर, तो वेटेड एवरेज इंटरेस्ट होता है, डिवाइडेड बाय जो वेटेड एवरेज बोरिंग्स जो होती है वो भी वेटेड एवरेज होती है, डिवाइड करा कैपिटलाइजेशन रेट आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर दो वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर से। ठीक है, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये खर्चा आपने पूरे साल के शुरू में नहीं कर दिया, बीच बीच में करा। ठीक है, इस वजह से उनका बीच जब करा तब से ही तो वो इंटरेस्ट बियर करेगा, पूरे साल का क्यों बियर करे वो वाला असेट। आई बात समझ में, ठीक है, और फिर उसको हम कैपिटलाइजेशन की एंट्री पास कर देंगे। ये था हमारा, देखिए ये मैंने आपको पेपर से करवाया, एक इस तरीके का क्वेश्चन स्टडी मेट में भी दे रखा है, उसमें 2 बोरिंग्स होती है, ये एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, बिल्कुल सेम है ये, आप जैसे बिल्डिंग टू बैंक की जगह दूसरा मैंने कहा ना आपको तरीका, बिल्डिंग टू बिल्डिंग WIP टू बोरिंग कॉस्ट, आप ऐसे करोगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, आइए अब इसके बाद एक छोटी सी चीज और है, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, कब कैपिटलाइजेशन शुरू होगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन शुरू कब करेंगे, जब तीनों चीजें हो रही हो। क्या तीनों चीजें, क्वालिफाइंग असेट पर खर्चा शुरू कर दिया हो आपने, एंड बोरिंग कॉस्ट आपने इंकर करनी शुरू कर दी हो, आपकी बोरिंग कॉस्ट लग रही हो, उधर आपका खर्चा शुरू हो चुका हो असेट पर, और तीसरी चीज क्या है, एक्टिविटीज टू प्रिपेयर क्वालिफाइंग असेट इज इन प्रोग्रेस, और क्वालिफाइंग असेट को बनाने का काम शुरू हो गया है, केवल खर्चा कोई एडवांस नहीं देना, उस पर काम शुरू हो गया है। काम शुरू होने का मतलब क्या है कि असेट, मतलब जरूरी नहीं है कि सिविल वर्क की हो कि असेट बनती हुई दिखनी चाहिए, अगर कोई टेक्निकल वर्क हो रहा है, फिजिकल वर्क है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उस असेट क्या है ना, जैसे डिजाइन बनना असेट का, तो वो भी एक काम तो है ही। ठीक है, या कोई सुपरविजन का काम हो रहा है, टेक्निकल टीम वहां पर गई हुई है देखने के लिए, मुआयना करने के लिए, सारा काम उसी एक्टिविटीज में आता है। तो फिजिकल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी हो, काम शुरू हो जाना चाहिए, एडवांस नहीं देना। समझ में आई बात, खर्चा हो रहा हो, बोरिंग कॉस्ट लग रही हो और एक्टिविटी शुरू हो चुकी हो, तब आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना शुरू कर सकते हैं। सस्पेंशन इंपॉर्टेंट बात है, आपको कब सस्पेंड करना पड़ेगा, अगर उस पर काम बीच में रुक गया है तो आपको बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना भी रोकना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड्स इन विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, अगर आपने बीच में उसमें काम रोक दिया 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए कि लेबर नहीं है अभी काम रोक देते, या फिर और कोई जरूरी का काम आ गया है, कई बार होता है ना कि अभी ये काम चल ही रहा है, आप 6 महीने बाद उस रोड पर जाकर देखते हो वहां पर अभी भी काम ही चल रहा है क्योंकि बीच में काम रुक गया था। तो अगर काम बीच में रुक जाता है तो आपको बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना भी रोक देना है। ठीक है, वो भी रोक देना है, तो नॉट सस्पेंड। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, लेकिन अगर टेम्पररी डिले नेसेसरी है, जैसे कि होता है ना कि रोड बन रही है, अब वहां पर उन्होंने कोई चीज लगाई और उसमें उसको सुखाने के लिए 2 दिन लगेंगे,
तो ये थोड़ी ना कि 2 दिन का इंटरेस्ट मत कैपिटलाइज करो क्योंकि वो तो रोका हुआ है। अरे वो टेम्पररी जो डिले है, मतलब उन्होंने रोक रखा है, वो जरूरी है, नेसेसरी है, या फिर उस रीजन में वो नॉर्मल है रुक जाना काम। नॉर्मल है मतलब जैसे रोड बन रही है चेन्नई में, रोड बन रही है बेंगलोर में, तो वहां पर बीच बीच में बारिश होना नॉर्मल बात है, होती रहती है बारिश, तो बीच बीच में काम रुकता रहता है। ठीक है, कब तक ऐसे बीच बीच में इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना रोकते रहोगे? उस रीजन में ये नॉर्मल है। ठीक है, इफ इट इज नॉर्मल इन दैट रीजन तो मना नहीं कर रहे, कैपिटलाइज करते रहो। ठीक है, सेसेशन कब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना बंद हो जाएगी? जब सारी एक्टिविटी सब्सटैंशियली कंप्लीट हो गई है उस असेट से रिलेटेड। सब्सटैंशियली मतलब लगभग लगभग काम हो गया है, बस एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन बाकी है, काम तो लगभग हो ही गया है, तो ठीक है आप उसको सस्पेंड, मतलब आप उसको उसके बाद कैपिटलाइज नहीं कर सकते इंटरेस्ट को। अब इसमें एक चीज बताता है, कई बार क्या है, कई पार्ट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, कई चीजें बन रही होती है एक साथ असेट्स में। अगर ऐसा है और कोई कंप्लीटेड पार्ट को हम यूज कर सकते हैं, कि जैसे आप 2 फ्लोर बनाने थे, ठीक है, अगर एक फ्लोर बन गया है और एक फ्लोर आप यूज कर सकते हो, वहां पर आपने काम शुरू भी कर दिया है, तो फिर उसका इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज करना छोड़ दो, दूसरे वाले का चालू रखो। समझ में आई बात? जिस फ्लोर पर आपने काम करना शुरू कर दिया वो तो तैयार है बनके, तो उसका इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज नहीं करोगे। हाँ, जो ऊपर वाला फ्लोर अभी भी बन रहा है उसका इंटरेस्ट आप कैपिटलाइज कर सकते हो। ठीक है, एक हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, कहाँ गया, ये रहा। एबीसी is in the process of getting an entertainment park constructed. For this purpose, it has taken loan from a bank. The said park consists of several rides and facilities, each of which can be used individually. 3/4 part of the park has been constructed. पार्क का 3/4 हिस्सा तो बनकर 75% पार्क तैयार है, झूले वगैरह लग रहे हैं वहां पे, and can be opened for public. While construction ऑन द रिमेनिंग पार्ट इज कंटिन्यूइंग, लेकिन अभी छोटा सा 25% पार्ट बचा हुआ है, उस पर कंस्ट्रक्शन चल रही है। वेदर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड कंटिन्यू फॉर द होल पार्क अंटिल कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूज, तो इसका आंसर क्या होगा? नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो पार्ट कंप्लीट हो गया है और रेडी टू यूज है, जरूरी नहीं आप उसको यूज करना शुरू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, रेडी टू यूज है, अगर वो रेडी टू यूज है तो उस पर इंटरेस्ट को आपको कैपिटलाइज नहीं करना है, आप उसका इंटरेस्ट पीएनएल में लेके जाओगे। कौन कहता है ये? AS16 कहता है। ये आपको रेफरेंस देनी है AS16 बोरिंग कॉस्ट की। आई बात समझ में? जो पार्ट बनकर तैयार है, ठीक है, उसका आप इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना रोकना पड़ेगा आपको। समझ में आई ये बात आपको? ठीक है, आइए एक दो क्वेश्चन और कर देखते हैं हम लोग। ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। ABC Limited has started construction of an asset on 1st December 2021, which continues till 31st March 2022 and is expected to go beyond a year. The entity has not taken any specific borrowing to finance the construction of asset, but has incurred finance cost on its general borrowings ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड। ये कहता है उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की है असेट की 1 दिसंबर 2021 एंड इज एक्सपेक्टेड टू गो बियॉन्ड अ ईयर, और आगे भी चलती रहेगी अभी ये कंस्ट्रक्शन। ठीक है, द डायरेक्टली, और ये कहता है कि इन्होंने ना कोई अलग से स्पेसिफिक लोन नहीं लिया, जनरल बोरिंग्स करी हुई है, उसी से ही काम चल रहा है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑन दिस असेट वाज 10 लाख इन दिसंबर 2021। खर्चा कितना हुआ? 10 लाख रुपए दिसंबर 21 में। 4 लाख इन ईच ऑफ द मंथ फ्रॉम जनवरी टू मार्च, 4 लाख रुपए जनवरी से मार्च में भी लगे। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंटिटी हैड टेकन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ऑफ 20 लाख। उन्होंने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट ले रखे थे 20 लाख रुपए के 9% इंटरेस्ट पर, एंड हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 4 लाख। 20 लाख का तो ये लोन उठा रखा था, 4 लाख की ओवरड्राफ्ट लिमिट ले रखी थी बैंक से, which increased to 8 lakh on 1st March 2022। 4 लाख की ली थी लेकिन 8 लाख की हो गई वो 1 मार्च से। इंटरेस्ट वॉज पेड ऑन द ओवरड्राफ्ट एट द रेट ऑफ 10% अंटिल 1st जनवरी। 1 जनवरी तक तो उस ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट 10% लग रहा था, फिर रेट इंक्रीज हो गया 12%, मतलब 1 जनवरी से इंटरेस्ट कितना लगने लग गया? 12%। और 1 मार्च को तो हमने लिमिट बढ़वा भी ली, 4 लाख से 8 लाख करवा ली। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैपिटलाइजेशन रेट। चलो ये अच्छा है, केवल कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है। कैपिटलाइजेशन रेट का फॉर्मूला क्या होता? कितना आपने इंटरेस्ट दिया डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज बोरिंग्स, बस यही है।
ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद AS 16। तो कर लेते हैं फिर इसको। पर्टिकुलर्स क्या चीज है वो लिखेंगे, अमाउंट कितना उठाया है वो लिख लेते हैं, कितना आउटस्टैंडिंग पीरियड है, ठीक है, इंटरेस्ट का रेट क्या है, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना निकल कर आएगा वो आ जाएगा यहाँ। जैसे सबसे पहले यहाँ पर कहता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, है ना। इन्होंने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट लिए, कितने के लिए, 20 लाख रुपए के। ये 20 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग पीरियड कितना है, ये तो पूरे 12 महीने ही रहे, साल के शुरू में लेकर बैठे हुए थे आप, साल के एंड तक चलते रहे। इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 9%। तो अब 12/12 क्या करूं मैं, सीधा 20 लाख का कितना कर देंगे हम, 20 लाख का 9%, तो ये आ जाएगा 1,80,000 रुपए। 1,80,000 रुपए ये आ गया। फिर नेक्स्ट क्या है, ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट साल के शुरू में नहीं, ओवरड्राफ्ट साल के शुरू में यहां कितने का है, 4 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए का आपने ओवरड्राफ्ट ले रखा है। अब ये 4 लाख कब तक चलते रहे, 4 लाख, ये 4 लाख 1 मार्च से पहले तक चलते रहे। 1 मार्च को ही तो जाकर 8 लाख हुए। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, 1 जनवरी तक रेट चलता रहा इन पे 10%, फिर 1 जनवरी से रेट हो गया 12%। तो 1 जनवरी तक तो रेट 10% ही है, 1 जनवरी मतलब बोले तो 9 महीने। तो 9 महीने पर तो इंटरेस्ट लगेगा 10% का, 10% हर 10% का। लेकिन इसी 4 लाख पर 2 महीने तक इंटरेस्ट लगेगा 12%, है ना। दिसंबर तक लगा इतना और जनवरी फरवरी में लगा इतना। आप कहोगे मार्च में नहीं लगेगा, नहीं, मार्च में तो 4 के साथ बचे हुए 4 पे भी लगेगा, पूरे 8 लाख पे लगेगा ना। अब 1 मार्च से हो गई 8 लाख फिगर, उस पर केवल 1 महीने का लगेगा 12%, ठीक है। फिर हम टोटल इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो 4 लाख इंटू 10% कितने महीने का, 9/12, तो ये आ रहा है 30,000 रुपए, ठीक है। ये 30,000 हो गया। फिर 4 लाख का 9%, नहीं, 4 लाख का 12% कितने महीने का, 2 महीने का, ये आ रहा है 8,000। फिर 8 लाख का 12% केवल 1 महीने का, तो ये आ रहा है 8,000, ठीक है। ये आ गया 2,26,000, 2,26,000 का इंटरेस्ट आ गया। कैपिटलाइजेशन रेट या पहले वही निकाले थे, वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर, वेटेड एवरेज बोरिंग्स कितनी है, बोरिंग्स कितनी है वेटेड एवरेज, देखिए ये 20 लाख जो है ये तो पूरे साल चलता रहा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 4 लाख कब तक चलता रहा, 11 महीने चलता रहा। 8 लाख 1 महीने चला, तो वेटेड एवरेज बोरिंग्स आ गई, ठीक है। जो लोन जितने महीने आउटस्टैंडिंग था वो लिख दिया। यहां करना पड़ा, आपको पता है ये जो नीचे क्वेश्चन किया था ना ये वाला, इसमें नहीं करना पड़ा। इसमें आंख बंद करके हमने क्या करा था, 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख। क्यों, क्योंकि ये साल के शुरू से ही पेंडिंग थे, इसलिए ये बीच बीच में आए हैं 4 लाख फिर 8 लाख, इस वजह से। मतलब एक 8 लाख ही आया, 4 लाख तो शुरू से था ही। 4 लाख इंटू 11 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ गया 3, 1 2 3 4 5 प्लस फिर 8 लाख डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया 5, तो प्लस 3 प्लस, तो ये हो गया 2 4 3 3 3 4, 4 बार 3 है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा, कितना इंटरेस्ट है, 2,26,000 डिवाइडेड बाय कितनी वेटेड एवरेज बोरिंग है, 2 4 2 3 4
ठीक है ना। तो 226 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, इनटू, तो ये 9.287 है, तो 9.29% आ गया कैपिटलाइजेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं स्टडी मटेरियल का। हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट सेक्शन में ये तो बता दिया करो वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब करके जाया करो प्लीज। On 1st April 2021, Amazing Construction Limited obtained a loan of 32 करोड़ to be utilized as under। ठीक है, ये उन्होंने लोन लिया है। कैसे कैसे यूटिलाइज होगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक, 32 करोड़ का लोन ऐसे ऐसे यूटिलाइज होगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ सी लिंक अमंग टू सिटीज, सी लिंक बना रहे हैं, ठीक है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह को जोड़ना। सी लिंक मतलब होता है सी के ऊपर जाने वाली जो हाईवे या रोड वगैरह बनती है, ठीक है। वर्क वॉज हेल्ड अप टोटली फॉर अ मंथ ड्यूरिंग द ईयर ड्यू टू हाई वाटर लेवल। सी में बनाओगे तो वाटर लेवल हाई ही होगा, है ना, ये नॉर्मल चीज है। तो इसमें आप ये मत कहना कि उस पीरियड के लिए हमें सस्पेंड कर देना चाहिए, नहीं करेंगे। 25 करोड़ उसके लिए खर्चा हुआ। इक्विपमेंट एंड मशीनरीज को परचेज करने के लिए खर्चा हुआ। ये बोरिंग कॉस्ट में अलाउड है? ये तो बनी बनाई चीज लेके आए आप। वर्किंग कैपिटल बिल्कुल भी नहीं। परचेज ऑफ व्हीकल बनी बनाई है। एडवांस फॉर टूल, एडवांस देने से नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, टेक्निकल नो हाउ बना बनाया आया है। टोटल इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक फॉर द ईयर एंडेड, वैसे टोटल इंटरेस्ट बैंक ने कितना चार्ज करा 32 करोड़ के लोन पर? 80 लाख का। ठीक है, ये कहते हैं ट्रीटमेंट बताओ अमेजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करे इंटरेस्ट का। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड एज पर AS 16 और इंटरेस्ट टेकन टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। फिर यहां पर हम रिमार्क्स लिख सकते हैं अगर कुछ है तो। अब मैं ये पूरा कॉपी नहीं कर रहा, पूरा आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन ऑफ सीलिंग। ठीक है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो 25 करोड़ पर। लेकिन ये जो 80 लाख का खर्चा हुआ ये 32 करोड़ पर हुआ है, तो 25 करोड़ का कितना निकालेंगे हम? ठीक है, जैसे 32 करोड़ पर 80 लाख हुआ, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 करोड़, ठीक है, इनटू 25 करोड़। मैं ऐसे करोड़ लिख देता हूँ, यहाँ पे भी करोड़ लिख देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, डिवाइडेड बाय 32 करोड़ इंटू 25 करोड़, तो कर लेते हैं 80 लाख डिवाइडेड बाय इंटू 25, 62 लाख 50,000। 62 लाख 50,000 का जो खर्चा है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो। बाकी जो इंटरेस्ट होगा वो हमारे को P&L में लेके जाना है, तो वो आप प्रोपोर्शनेटली निकालते रहना है। जैसे सेकंड में इक्विपमेंट एंड मशीनरीज परचेज करी 3 करोड़ की, तो उस पर इंटरेस्ट कितना प्रोपोर्शनेटली निकल के आएगा? अब 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 32 इंटू 3, तो ये निकल के आ रहा है 7.5 लाख रुपए का। ठीक है, तो 7.50 लाख। नेक्स्ट थर्ड वर्किंग कैपिटल, ये 2 करोड़ का है, तो वही 2 करोड़, तो ये आ रहा है 5 लाख रुपए का, ये भी P&L में जाएगा। नेक्स्ट परचेज ऑफ व्हीकल 50 लाख रुपए, ठीक है, ये 80 लाख हो गया, डिवाइडेड बाय 32 इंटू 0.50, ये हो गए 12,50,000, नहीं 1,25,000, सॉरी 1.25 लाख, और फिफ्थ पॉइंट में भी 1.25 लाख, क्योंकि सेम फिगर है, देखिए फोर्थ और फिफ्थ में सेम है ना, 50 लाख 50 लाख। परचेज ऑफ टेक्निकल नो हाउ, उसके लिए आपने 1 करोड़ रुपए खर्च किए, इंटू, तो ये हो गया 2.5 लाख। तो 62.50 लाख तो हम कैपिटलाइज करेंगे, और हम P&L में कितना इंटरेस्ट लेके जाएंगे?
17.50।